वो नहीं है, ये अलग है। अरे मेरे ही है, ये तो लिख रखा है हम। कितना आंसर होगा? 48 बिट। और पिछले सेशन में जो रीट में फर्स्ट टाइम आईसीटी जुड़ी थी। हाँ। हाँ। जब रीट में फर्स्ट टाइम आईसीटी जुड़ी थी तो 9 शिफ्टों के पेपर है मेरे पास। उन्हीं के क्वेश्चन है 45। ये भी आपको याद रखना है। कराऊंगा, डिस्कस करेंगे लास्ट में। है तो आईसीटी के, क्या भरोसा हमारे रिपीट ही हो जाए। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ध्यान दें भाई सब लोग। कल हमारे नेटवर्क की बात चल रही थी, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं प्रोटोकॉल पर। दो छोटे छोटे पॉइंट है, उनको भी कंप्लीट करते हैं फटाफट से, फिर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं और देन पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। देखें, इंटरनेट पर हम दो कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ रहे हैं और सूचनाओं का क्या कर रहे हैं? आदान प्रदान। तो सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह, सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। हमने एक डायग्राम में स्टार्टिंग बता रखा है, सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। बनाए गए नियमों का समूह ही क्या है? प्रोटोकॉल है। अब कौन कौन से प्रोटोकॉल है जो काम करते हैं? आपने कल परसों टेस्ट पेपर दिया होगा तो कुछ प्रोटोकॉल इसमें आए होंगे। प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है जनरली। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखें और फिर देखते हैं कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं जो हमारे काम आते हैं। तो लिखें, हेडिंग डालें प्रोटोकॉल। इंटरनेट के अंतर्गत, इंटरनेट के अंतर्गत प्रोटोकॉल हेडिंग डालें और लिखें, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह, आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह। अंडरलाइन कर देना नियमों का समूह, अंडरलाइन कर देना नियमों का समूह। इंटरनेट के अंतर्गत, वापिस से बोल रहा हूं, इंटरनेट के अंतर्गत, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, इंटरनेट के अंतर्गत सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह, आदान प्रदान करने के लिए बनाए गए नियमों का समूह। अंडरलाइन कर देना नियमों का समूह। इंग्लिश में बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सेट ऑफ रूल्स। बनाए गए नियमों का समूह, ब्रैकेट में सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह प्रोटोकॉल है। बनाए गए नियमों का समूह प्रोटोकॉल है। बनाए गए नियमों का समूह प्रोटोकॉल है। देखें भैया, कौन कौन से प्रोटोकॉल है। सिंपली मैं बात करूं एसएमटीपी की, किसकी बात करूं? एसएमटीपी की, जिसको बोला सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले समझ ले, फिर एक एक लाइन है फटाफट से लिख लेंगे। कुछ नहीं तो फुल फॉर्म ही पूछ लेगा या इनका यूजेज पूछेगा। नाम से क्लियर है, सिंपल मेल ट्रांसफर पर। हम जब ईमेल करते हैं, अब ईमेल जस्ट पढ़ाऊंगा, जब ईमेल करते हैं तो सूचनाओं को सेंड करते हैं। तो ईमेल में सूचनाओं को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसी का नाम क्या है? एसएमटीपी है। तो ईमेल प्रोटोकॉल में सूचनाओं को भेजने के लिए जो काम आ रहा है वो कौन सा काम कर रहा है? एसएमटीपी काम कर रहा है। अगर यह नहीं हो तो मेल में सूचनाएं भेजी नहीं जा सकती। क्लियर बात सबको? अब सूचनाओं को भेज रहा है तो इसको हमने क्या बोला? आउट गोइंग। क्या बोला? आउट गोइंग प्रोटोकॉल। क्या बोला? आउट गोइंग प्रोटोकॉल। अब सूचनाओं को सेंड कर रहा है तो कोई रिसीव भी कर रहा होगा, सूचनाओं को सेंड कर रहा है तो कोई ना कोई रिसीव भी कर रहा होगा। जो प्रोटोकॉल सूचनाओं को रिसीव करता है उसे POP3 कहते हैं। क्या कहते हैं? POP3, POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये प्रोटोकॉल है
जो सूचनाओं को रिसीव करने के काम आता है, सूचनाओं को रिसीव कर रहा है, तो क्या बोला, इनकमिंग, क्या बोला, इनकमिंग प्रोटोकॉल। अब ईमेल है, हमारा आईडी पासवर्ड लगा रहता है, सिक्योरिटी लगी रहती है। तो आप लोगों ने कभी देखा हो, जब ईमेल में कोई फाइल आपके पास आती है और डाउनलोड करते हो, तो पहले स्कैन होती है, वो क्या होती है, स्कैन। आप देखना गौर से, कभी ईमेल जब यूज करते हो तो स्कैन होती है, तो इट मीन्स उसकी सिक्योरिटी एक्टिवेट है, तभी वो स्कैन की जाती है। तो स्कैन की जाती है तो उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, वो प्रोटोकॉल है पीजीपी। क्या है, पीजीपी, प्रीटी गुड प्रोटोकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीटी गुड प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रीटी गुड प्रोटोकॉल सिक्योरिटी के लिए काम आता है ईमेल में। नेक्स्ट, सूचनाओं को भेजते हो आपस में फाइल के रूप में, तो हम एफटीपी का यूज करते हैं। किसका, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले एक बार इनको लिखें, फिर आगे चर्चा करेंगे। और देखें, लिखते चलना, एक एक लाइन है। पहला लिखना एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लिखना एसएमटी में इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में, इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में, इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में, इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में सूचनाओं को सेंड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में सूचनाओं को सेंड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में सूचनाओं को सेंड करने के लिए किया जाता है। सूचनाओं को सेंड करने के लिए किया जाता है। इसे आउटगोइंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। 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 नेक्स्ट, पॉप 3, सेम कॉपी कर देना, भेजने की जगह प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कॉपी कर दो। इसका उपयोग मेल प्रक्रिया में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और इसे इनकमिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं। कल आप बहुत विद्यार्थी कल नहीं आए थे, और कल करीब 3 घंटे की क्लास हुई थी हमारी। नेटवर्क कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। जो नहीं आए थे वो प्लीज़ क्लास देख लें, क्योंकि नेटवर्क पे भी क्वेश्चन आता है। और देखो, इस बार साइकोलॉजी और पैडागोजी अलग अलग हुआ है, तो श्योर है कि क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी। क्योंकि साइकोलॉजी के, ऐसा कह रहे हैं लोग बाग जो साइकोलॉजी के मानवाम हैं, कि 75 में से 10 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कह रहे हैं। तो श्योरिटी तो कहीं लिखा नहीं है ना कहीं पे। बाकी साइकोलॉजी वाले जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, मेरा सेक्शन नहीं है साइकोलॉजी का। लेकिन साइकोलॉजी और पैडागोजी अलग अलग हो गई है। तो ऐसा अनुमान लगाते, पहले 30 क्वेश्चन आते थे। कितने, 30। तो 20 इधर हो गए, 10 इधर हो गए, ऐसा अनुमान है, फिक्स नहीं है। अब संस्कृत डिपार्टमेंट में तो लिख देते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे, आरपीएससी में नहीं लिखा। ठीक है, आप जब सिलेबस का अवलोकन करोगे तो आइडिया लगेगा आपको। लेकिन मैंने कई 3-4 गुरुजनों से बात करी, मनोविज्ञान के, जो अपने आप में हस्तियाँ हैं। तो मैंने कि गुरुदेव क्या कैसे क्वेश्चन की संभावना है। बोले शशि यार, पहले 30 आते थे, 10 इधर मान लो, 20 उधर मान लो। सर 20 आएंगे तो उधर, तो 10 तो हो गए मेरे फिर। बोले 10 तो 5 तो हैं, वो आते हैं वो तो हैं, लेकिन ऐसा है 7-8 आ जाए तो कोई बड़ी बात भी नहीं। क्योंकि इधर कम्युनिकेशन भी ऐड कर दिया ना आपके, पहले कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, कम्युनिकेशन अलग से हुआ करता था। तो वहाँ अब पेडागोजी में ऐड कर दिया कम्युनिकेशन। बदलाव यही हुआ था ना। सिलेबस तो देखा है ना आपने, पता होगा ना आपको।
तो कम्युनिकेशन पहले हमारे साथ नहीं हुआ करता था, अब इसके साथ ऐड कर दिया, तो हो सके क्वेश्चनों की संख्या ऐसी हो जाए कि आपका जो सेकंड पेपर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो आपके 4 सेक्शन में मेंस पेपर यानी जो सब्जेक्ट पेपर है, अब इतने से 15 रखे या 20 रखे डिपेंड ऑन एग्जामिनर। अब महासन सर डिपार्टमेंट में तो फिक्स रहते हैं, यहाँ अभी कुछ ऐसा क्लियरेंस नहीं है क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, क्वेश्चनों की संख्या उतनी है, तो सब्जेक्ट और एड ऑन हो गया साइकोलॉजी। तो मनोवैज्ञानिक टीचर्स कह रहे हैं कि हो सकता है सर साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आ जाए फर्स्ट पेपर में, तो 30 क्वेश्चन आते थे उन्हीं को तो डिवाइड किया है, तो 20 इधर आ गए, 10 भी हो जाए हमारे। लेकिन कम्युनिकेशन ऐड है तो 2-4 क्वेश्चन कम मान लो, 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में आने की संभावना है, और ये कन्फर्म है आते ही हैं। और अलग से लिखा है सेक्शन बना के, भाई एक ही मिक्स करके लिखता तो समझ लेते कितने भी आ जाएं, लेकिन पेडागोजी सेक्शन बिल्कुल अलग डिफाइन किया और आईसीटी पेडागोजी अलग डिफाइन किया, तो क्वेश्चन की संख्या तो बढ़ेगी, तो इस बात को ध्यान रखना है। और आईसीटी का सेक्शन आपने देख चुके हैं, टेस्ट पेपर भी दे लिया है, आइडिया भी लग गया है कि क्वेश्चंस के टाइप क्या हैं। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं ये पुराने पीवाईक्यूज ही हैं एग्जाम में पूछे हुए, तो क्वेश्चन का लेवल एकदम सिंपल आता है क्वेश्चन का, बस समझने की दिक्कत है। दिक्कत जो होगी वो लैंग्वेज में होगी और वो पेडागोजिकल लैंग्वेज में होगी, साइकोलॉजिकल लैंग्वेज, तो उसके भी ऐसे क्वेश्चंस बना रखें जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो आपको फिर टेस्ट पेपर के रूप में देंगे। तो मोटा मोटा 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हमने, किसके, साइकोलॉजी के, 100 ये, 150 वो, 40-50 और रेडी हैं अभी कराऊंगा आज, तो लगभग 300 क्वेश्चन हमने मोटे मोटे सॉल्व कर लिए अभी तक जितने भी आए। उसके बाद फिर आप क्या करो, प्रैक्टिस करो जितने क्वेश्चन की अपन कर सकते हैं। क्लियर? तो ध्यान दें, पीओपी लिख दिया सेम, इसे इनकमिंग प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ईमेल में सूचना को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट लिखना पीजीपी, प्रीटी गुड्स प्रोटोकॉल, प्रीटी गुड प्रोटोकॉल, प्रीटी गुड प्रोटोकॉल लिख लो। मेल प्रक्रिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, मेल प्रक्रिया में सुरक्षा प्रदान करता है, मेल प्रक्रिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है या सुरक्षा प्रदान करता है, मेल प्रक्रिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो ऑटोमेटिक काम करते हैं अपने आप, ये हैं तभी सूचनाओं का संचरण हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में, अगर ये ना हो तो फिर सूचनाओं का संचरण नहीं हो सकता। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखो। रिमोट कंप्यूटर, रिमोट, रिमोट को हिंदी में कहते हैं दूरस्थ, क्या कहते हैं, दूरस्थ या सुदूर भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी पेपर में जो आती है वो दूरस्थ या सुदूर आती है। रिमोट क्या है, इंटरनेट से जुड़े हैं, दो कंप्यूटर होते हैं, एक आपका और एक मेरा, लेकिन दोनों कनेक्टेड हैं वाया इंटरनेट, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ, तो मेरे लिए आपका कंप्यूटर क्या है, रिमोट कंप्यूटर है, और मेरा मेरे लिए क्या है, पर्सनल कंप्यूटर है। ये मेरा मोबाइल है तो मैं मेरा इंटरनेट से कनेक्ट हूँ और मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो मेरा मोबाइल मेरे पास है तो ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, और आपका मेरे लिए क्या हो गया, रिमोट। इसको अपोजिट कर दो, आपका अपने पास है तो क्या हो गया, पर्सनल, और मेरा आपके लिए क्या हो गया, रिमोट। तो वही बात बता रहा हूँ, रिमोट और पर्सनल कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं को फाइलों के रूप में भेजा जाए तो उसके लिए प्रोटोकॉल कौन कौन करेगा, एफटीपी। समझ में आया? तो लिखना रिमोट कंप्यूटर व पर्सनल कंप्यूटर के बीच, रिमोट कंप्यूटर व पर्सनल कंप्यूटर के बीच, रिमोट कंप्यूटर व पर्सनल कंप्यूटर के बीच, रिमोट कंप्यूटर व पर्सनल कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को, के बीच सूचनाओं को, के बीच सूचनाओं को फाइलों के रूप में, फाइलों के रूप में स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित यानी ट्रांसफर, स्थानांतरित किया जाता है। चलिए, रिमोट कंप्यूटर व पर्सनल कंप्यूटर के बीच सूचनाओं को फाइलों के रूप में स्थानांतरित किया जाता है। इंग्लिश में अच्छा समझाना है, ठीक है। दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं इंटरनेट, सेंडर और रिसीवर। अब सेंडर रिसीवर ना बोल के मैं वर्ड चेंज कर रहा हूँ, पर्सनल और रिमोट। क्या बोल रहा हूँ, पर्सनल और रिमोट।
मैं सेंडर हूं तो मैं क्या हो गया, पर्सनल। आप रिसीवर हो तो आप क्या हो गया, रिमोट। लेकिन बोथ आर कनेक्टेड वाया इंटरनेट। दोनों किससे कनेक्टेड है, इंटरनेट। तभी तो कम्युनिकेशन होगा, नहीं तो कहाँ से होगा। अब कम्युनिकेशन हो रहा है तो मेरा मोबाइल मेरे पास है, तो मैं सूचनाओं को सेंड कर रहा हूं आपको एज ए फाइल, एज ए फाइल। तो मेरा मोबाइल मेरे लिए मेरे पास है, तो मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल कंप्यूटर। और आप भी मेरे से कनेक्टेड हो तो आपका कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो गया, रिमोट कंप्यूटर। और हम दोनों कम्युनिकेट होके फाइलों के रूप में भेज रहे हैं। तो फाइलों के रूप में भेजने के लिए काम कौन करवा रहा है, एफटीपी करवा रहा है। कौन करा रहा है, एफटीपी। क्लियर। बट आप भी ये चीज कर रहे हो, आप भी भेज रहे हो, तो आपका मोबाइल आपके लिए क्या हो गया, पर्सनल, और मेरा क्या हो गया, रिमोट। बट बोथ आर कनेक्टेड बाया इंटरनेट। ये कंप्यूटर काम कौन करेगा, एफटीपी करेगा। कौन करेगा, एफटीपी। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला और एग्जामिनर का प्रिय वर्ड है एफटीपी। दुनिया में मेरे टीचिंग के करियर में मैंने जब भी प्रोटोकॉल का क्वेश्चन देखा है ना, तो एफटीपी को सबसे पहले देखा है। ये वो प्रोटोकॉल का नाम है। कितनी बार मेरे 13 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने कितनी बार इसको कितने एग्जामों में देखा है पता नहीं। तो एग्जामिनर का ये क्या लाड़ा प्यारा दुलारा एफटीपी प्रोटोकॉल है। एक और है इसका भाई, एचटीटीपी। ये दो ऐसे हैं उसके, राइट और लेफ्ट हैंड, कि जब भी प्रोटोकॉल की याद आती है तो उन दो को सबसे पहले पूछता है, एफटीपी को और एचटीटीपी को सबसे ज्यादा पूछता है, पता नहीं क्यों। आफ्टर दैट अगला ही है एचटीपी। समझ लेना क्या है एचटीपी, पहले समझना फिर लिखना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मुझे पता है आपको इसी की फुल फॉर्म आती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि ये वही लाड़ा प्यारा दुलारा है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक इसका बड़ा भाई है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर। देखो ये दो प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो अपने आप काम करते हैं, और इनका मूल उद्देश्य क्या है। इनका मूल उद्देश्य है, एक तो इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, इनके बिना इंटरनेट पॉसिबल नहीं है, प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। और ये क्या करता है, जब भी कोई सूचनाओं को फाइंड आउट करते हैं वेब ब्राउजर में, वेब ब्राउजर क्या मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, तो वेब ब्राउजर में सूचनाओं को फाइंड आउट करते हैं तो ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। अगर सूचनाओं को खोज पाते हैं तो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देते हैं, अगर सूचनाओं को खोज नहीं पाते तो एरर दिखा देते हैं, पेज कुड नॉट फाउंड, ऐसे जो एरर आती है। 5 प्रकार के एरर दिखाते हैं ये, वेबसाइट एरर दिखाते हैं, सर्वर एरर दिखाते हैं, क्लाइंट एरर दिखाते हैं, ऐसे 5 प्रकार के एरर दिखाते हैं। अब पेज कुड नॉट फाइंड आउट मीन्स वेबसाइट की एरर है, तो 404 लिखा आता है। कभी इंटरनेट चला रहे हो 404, पेज कुड नॉट फाउंड, वो कौन दिखा रहा है, एचटीटीपी दिखा रहा है। कौन दिखा रहा है, एचटीटीपी दिखा रहा है। तो इंटरनेट पर सूचनाओं को फाइंड आउट करता है और स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, और एरर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये सूचनाओं को खोज नहीं पाए तो दिखा नहीं पाता, और ऑटोमेटिक काम करता है। कौन, एचटीटीपी। कौन काम करता है, एचटीटीपी ऑटोमेटिक काम करता है। मैंने लिखा आरपीएससी, अब मैंने एचटीटीपी तो नहीं लिखा ना, अब देखो अपने आप लिखा गया एचटीटीपीएस यार, ओवर सिक्योर। यानी कि आरपीएससी ने पेज को, वेबसाइट को सिक्योर बना रखा है। जिसमें एस नहीं होता वो सिक्योर नहीं होती, जिसमें एस नहीं होता वो सिक्योर नहीं होती, और जिसमें एस होता है वो सिक्योर है। ऑटोमेटिक है, इंटरनेट पर सूचनाओं को वेब पेज के रूप में क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और ऐसा काम करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, एचटीटीपी। अगर नहीं कर पाए तो क्या दिखा देता है, एरर। क्या दिखा देता है, एरर। देखते हैं एरर आ जाए तो दिखा दे तो बहुत बढ़िया है। 404 नहीं, वो तो पेज का हमने लिखा है रीच, ये वेबसाइट गलत है इसलिए रीच नहीं कर पाएगा, पहुंच नहीं पाएगा वहां। हमने डोमेन चेंज कर दिया तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा वहां तक। सही डोमेन होगा तो बताइए, एड्रेस पता होगा तो पहुंचेगा, रास्ता पता होगा तो पहुंचेगा, अदरवाइज नहीं पहुंचेगा। और ध्यान रखना, ये 5 प्रकार की एरर को दिखाएगा। कितने प्रकार की, 5। वो अलग अलग है, क्लाइंट एरर अलग होगी, वेबसाइट अलग एरर होगी, सर्वर अलग होगी, इंफॉर्मेशन एरर अलग होगी। ये इंफॉर्मेशन एरर है, यानी इंफॉर्मेशन गलत है। क्या है, इंफॉर्मेशन गलत। तो जनरली अब पेज कुड नॉट फाउंड, अब वो कौन सा पेज ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिले तो नहीं मिले, उसको डिपेंड ऑन सर्वर। वो सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर ट्रैफिक कितना है कितना नहीं है। लेकिन ये पूरी इंटरनेट की दुनिया में जहाँ है वहाँ से सूचनाओं को खोज के लाता है और सामने क्या करता है, डिस्प्ले करता है। और पेज को सिक्योर बना दे
तो सिक्योर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एस का, प्रोटोकॉल का। तो ये 2 प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना। तो HTTP में लिखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है आपके टेस्ट पेपर में, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑलरेडी कहीं ना कहीं आरपीएससी के किसी सेशन में। टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 27 था, तो ध्यान दें। अब आपके नोट्स देख के कोई ये कह सकता है अरे यार टीचर ने ज़्यादा पढ़ा दिया, इतनी ज़रूरत नहीं है। अरे जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आ रखा है। अब वो पढ़ाने वाले, वो बेचारे साइकोलॉजी वाले, गलत नहीं है, वो अपनी जगह सही है भाई, वो अपनी जगह सही है, लेकिन क्वेश्चन आ रखा है ऑलरेडी। अब वो जिस तरह जिसको जिस सब्जेक्ट का डेप्थ नॉलेज होगा वो एक्सपर्ट तो वही पढ़ा पाएगा। और मैंने आपको एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई है, कम ही पढ़ाई होगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाई है आप, लेकिन सब पे ऑलरेडी क्वेश्चन आ रखे हैं। और देख लो उठा के, क्वेश्चन नंबर 27 आया हुआ है, और ये सारे क्वेश्चन PYQs हैं। और 29 क्वेश्चन पूछा है WW किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? HTTP का करता है। समझ गए क्वेश्चन का? तो इसके बिना डिस्प्ले नहीं कर सकता। अब लोग पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन आ जाते हैं, लोग तुक्का मारे। और यही रीजन है कि फर्स्ट ग्रेड में जो 5 क्वेश्चन आते थे तो मोस्टली लोगों के गलत होते थे, मोस्टली लोगों के गलत होते थे हमेशा। क्यों? जो उस लेवल तक पढ़ के नहीं जाते थे। पेडागोजी के 5 में से कभी 2 क्वेश्चन आते थे, 3 इसके आते थे। ICT के कभी 3 उसके आते थे, 2 इसके आते थे, लेकिन आते 3 थे ज़्यादा, तो 2 पेडागोजी के आते थे। अब क्वेश्चन की संख्या बढ़े तो आपको पता होना चाहिए 2 फॉर्म में है। और उम्मीद करता हूँ जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो सब्जेक्ट तो पेडागोजी वाले टीचर का है, साइकोलॉजी वाले टीचर का है, अपन तो एक सपोर्टिव उसके पार्ट हैं, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट अपना है ही नहीं, अपना तो एक टॉपिक है। तो मैं तो टॉपिक टीचर हो गया, सब्जेक्ट टीचर थोड़ी हुआ। लेकिन ICT पेडागोजी एक टॉपिक हो गया पर्टिकुलर साइकोलॉजी का। तो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 पार्ट में है। और उम्मीद करता हूँ ये बात अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन पेडागोजी का लगाएगा और ICT का लगाएगा। टेस्ट पेपर देने का मतलब इतना सही था कि आपको आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आती कैसे। आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। लैंग्वेज समझ में नहीं आई तो आप कितना ही पढ़ लो, कभी आंसर सही होगा भी नहीं। और ये तो ICT है तो बहुत समझ में अच्छे से ऐसे पेडागोजी को भी पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पेडागोजी को। और ICT पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन आए, 5 तो आने ही हैं, ज़्यादा आए तो वो बहुत बढ़िया है। तो जितने भी क्वेश्चन आने हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। और ये क्वेश्चन आपको सही बता रहा हूँ, अगर सही होते हैं ना फर्स्ट ग्रेड में, आपके मेरिट में अंतर अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनमें लोग तुक्का मारते हैं। और आपको रियलिटी बताऊँ, मैं जितने भी टीचर हैं अपने जो चैप्टर में पढ़ाते हैं, सीनियर जूनियर जितने भी हैं, साइकोलॉजिकल के तो सारे सीनियर ही होते हैं मोस्टली, सबके नोट्स हैं मेरे पास। पेडागोजी में कौन क्या पढ़ाता है भाई, अवलोकन करता हूँ भाई, ठीक है, एनालिसिस करता हूँ। सब में 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखा रखी होगी, सबके देख रखे हैं। जब मैं उनको देखता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ यार इन्होंने इतना सा लिखा है, 4-5 पन्ने में पेडागोजी कंप्लीट, कैसे क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों को? लेकिन क्या बड़े हैं, सीनियर है, तो उनको बोल नहीं सकते ना। उनको लगेगा क्लास का लालच है इसलिए बोल रहा होगा, लेकिन मेरे को लालच क्लास का रहता ही नहीं। लेकिन अब तो आप 5-7 पन्ने में पेडागोजी पढ़ोगे और सबके इतने ही हैं, उठा के देख लेना, मैंने सबको देख रखे हैं। 5-10 पन्ने में इतने सही लिख रखे कंटेंट, फिर क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? इसलिए कह रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंस इसलिए दिला रहा हूँ कि पेडागोजी के क्वेश्चन आता है ICT पेडागोजी के, और आप सही करके आते हो तो आप स्टूडेंट में कंपटीशन अपना फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। किसकी? एक एक क्वेश्चन की लड़ाई है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो भी पढ़ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? जो भी पढ़ रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ रहे हैं। और ICT का सेशन कंप्लीट करके फिर पेडागोजी का सेशन स्टार्ट करेंगे। किसका? पेडागोजी का। जितना टाइम इसमें लगा है ना, उससे आधा टाइम ही पेडागोजी में लगेगा, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। आफ्टर दैट HTTP लिखो, यह इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। 2 वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना, प्रयुक्त और मानक। तो मानक प्रोटोकॉल अलग होता है और प्रयुक्त प्रोटोकॉल अलग होता है। यूजफुल,
ऐसा बोल सकते हैं, यूजफुल प्रोटोकॉल है। ठीक है, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, जिसकी सहायता से सूचनाओं को वेब पेज के रूप में, सूचनाओं को वेब पेज के रूप में प्रसार व प्रसारित करते हैं, सूचनाओं को वेब पेज के रूप में प्रसार व प्रसारित करते हैं, सूचनाओं को वेब पेज के रूप में प्रसार व प्रसारित करते हैं। इंटरनेट के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है, जिसकी सहायता से सूचनाओं को वेब पेज के रूप में, सूचनाओं को वेब पेज के रूप में प्रसार व प्रसारित करते हैं। और यह एरर को भी प्रदर्शित करता है, एरर यानी त्रुटियां, और यह एरर्स को भी प्रदर्शित करता है। एस भी लगा देने, बहुत सारी होती है, और यह एरर्स को भी प्रदर्शित करता है। इसमें लिख देना सिर्फ ओवर सिक्योर में, वेब पेजेज को सिक्योर बनाता है, वेबसाइट व वेब पेजेज को सिक्योर बनाता है। HTTPS में लिख दो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर। यह वेबसाइट व वेब पेजेज को सिक्योर बनाता है, सिक्योर यानी सुरक्षित। यह वेबसाइट व वेब पेजेज को सिक्योर बनाता है। सीरियस सीरियस से क्यों लग रहे हो? कल वाली बात से नाराज हो गए क्या? एकदम साइलेंट से हो गया, ऐसा लग रहा है खुद ही पढ़ रहा हूँ और खुद ही पढ़ा रहा हूँ। मस्त रहो एकदम स्माइली फेस में, जो होगा देखा जाएगा। कल थोड़ा सा मैंने इनको जगा दिया है। अच्छा, रात को सोचा है तुमने, मुझे पता है, सोते टाइम जो दिख रहा है चेहरे पे तुम्हारे। ये हमेशा मुस्कुराते रहो, भगवान ने जो लिखा है वो अच्छे के लिए लिखा है। अगर ये मैं सोचता, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, मैं कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी से सेकंड टॉपर रहा हूँ BCA का, राजस्थान यूनिवर्सिटी से BCA का सेकंड टॉपर रहा हूँ, लेकिन नौकरी नहीं लगी। तो अपने आप को क्या समझाया, नौकरी तो लगी, करके भी आया, फिर वापस नहीं लगी। एक बार तो लगी थी BCA करते ही, फिर वापस नहीं लगी। खूब प्रयास किए, खूब, फिर नहीं लगी। तो फिर जब सिस्टम दूसरा कंपोनेंट हो गया था, शादी हो गई थी, उसके बाद मैंने अपने आप को ऐसे समझाया कि ससिया तू नौकरी करने के लिए नहीं बना, तू नौकरी दिलाने के लिए बना है। और तब से कॉन्फिडेंस आया, तब से फिर अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। 2017 से 2017 तक तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था, एज ए पॉकेट मनी। भाई अकेले थे तो कोई लोड नहीं था, जो आया कमाया, एंजॉय किया, खाया पिया। 2017 के बाद फिर लगाया ससिया नौकरी नहीं लगी, वापस से रही। 2010 से लेकर 7 साल हो गए प्रयास करते हुए, इंटरव्यू में रह जाता हूँ, कभी मेरिट में रह जाता हूँ, पेपर्स बहुत दिए हैं। और FCAT एयरफोर्स में भी मेरा सिलेक्शन हुआ है, वहाँ मेरा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, लास्ट डे निकाल दिया था उन्होंने। 5 दिन का इंटरव्यू चलता है। मैंने बहुत वो किया है। गुजरात हाई कोर्ट में सिस्टम ऑफिसर की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैं मेरिट में 0.37 से रहा हूँ खुद भी। तो वहाँ नहीं हुआ कि वहाँ हो जाता तो शायद ज़िंदगी नॉन ट्रांसफरेबल जॉब होती और अहमदाबाद ही शिफ्ट हो जाता, क्योंकि हाई कोर्ट हर स्टेट का एक ही होता है। उसके बाद काफ़ी प्रयास किए, नहीं हुआ। फिर फाइनली हाई कोर्ट में भी नहीं हुआ, तो मैं देखेंगे क्या रहता है। फिर राज्यसभा लोकसभा में 10 सीटें आती हैं प्रोटोकॉल ऑफिसर की, प्रोटोकॉल सिस्टम असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर, जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ चलते हैं। और यही पेपर देते हैं। वो पेपर भी दिया, क्लियर भी किया, और उसमें एफिशिएंसी टेस्ट था वो भी दिया। वहाँ 3rd नंबर वेटिंग पे रहा मैं, वेटिंग खिसकी नहीं। फिर उसका हिम्मत हार गई, मैं अब नहीं दूंगा पेपर। फिर पिछले 2 साल से 3 साल से करीब PhD का क्रेज कुछ सवार हो गया। तो जब मैं एलन में पढ़ाता था, तो एलन में 2 क्लास होती थी, दिन भर फ्री बैठे रहते थे, पैकेज था, तनख्वाह आ रही थी बहुत बढ़िया। बैठे बैठे सोचा 6 महीने तो बड़े अच्छे लगी वो तनख्वाह, यार मैं तनख्वाह आ रही है बहुत बढ़िया है, क्या जीवन चला है, क्या लाइफ पाई है। लोग तो अच्छा एलन में हो। लेकिन उसके बाद जब मैंने वो रियलाइज हुआ, सच यार अपन ख़त्म हो रहे हैं, एक कुएं के मेंढक बना दिया, उसी में फुदक रहे हैं और उसमें खुश हो रहे हैं। अपनी ग्रोथ क्या हो रही है? मतलब टॉपिक फिक्स होते हैं, 4 टॉपिक पढ़ाने हैं, 8 टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बस फिक्स रहते हैं। और 2 क्लास सुबह 2 शाम फ्री, दिन भर फ्री घूमते थे हम आराम से। फिर जब समझ में आने लगा, तभी बैठकर फिर तैयारी करी PhD एंट्रेंस की। एंट्रेंस क्लियर किया ऑल इंडिया लेवल पे, और
हमारे 12 सीट होती है पीएचडी में, तो ये तो आपको बेसिकली पता होगा, हर यूनिवर्सिटी 12 सीट मैक्सिमम होती है एक सब्जेक्ट। तो उसमें से करीब 77 या 72 फॉर्म भराए आए थे, जिसमें से करीब 17 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया। मेरा मन में था 12 में नंबर तो आ ही जाएगा, लेकिन पता चला 3 जनों का ही सिलेक्शन हुआ हमारे सब्जेक्ट में। मेरे कंप्यूटर एप्लीकेशन में 3 ही जनों का सिलेक्शन हुआ, बाकी को हटा दिया। फिर बाद में पता चला अच्छा जो एप्लीकेबल नहीं है उनको भी नहीं लेते हैं, जो एप्लीकेबल होता है उन्हीं को लेते हैं। तो वो तब पहली बार समझ में आई बात कि अच्छा ऐसा है, धीरे धीरे अनुभव होता है ना। फिर मैंने देखा चलो सेकंड नंबर पे और मेरा नाम तो है, समझ में चलो सिलेक्शन तो हो गया सब्जेक्ट में। फिर देखा 3 कौन कौन है, तो एक देखा सेंट्रल जेल का डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली से, एक डीयू की कॉन्ट्रैक्ट पे एडॉक पे लगी हुई लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और एक मैं था। मैं चलो बढ़िया है, फिर दोनों से मुलाकात हुई। तीनों ही पार्ट टाइम वाले हैं, पार्ट टाइम अप्लाई किया हुआ था क्योंकि जॉब के साथ रेगुलर नहीं कर सकते। तो फिर तीनों अभी पीएचडी चल रहे हैं, तीनों का 3rd ईयर हमारा चल रहा है। तो 2-3 साल से फिर मेहनत किया बहुत ज़्यादा, तब समझ में आया। फिर पीएचडी करने के साथ साथ एक अनुभव जो डिप्टी डायरेक्टर वो मिले, उन्होंने मुझे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी का बताया कि उन्होंने पहले काम किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट पे। उन्होंने कहा सर आपको लेक्चरशिप में ही जाना है तो इसी को चुना। तब 2 बार से पेपर दे रहा हूँ, दोनों बार से क्लियर हो रहे हैं। इस बार वाला भी इंटरव्यू पेंडिंग है, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू हो जाएगा तो फर्स्ट क्लास लेक्चरर हो जाएंगे। और उम्मीद है इस बार हो ही जाएगा शायद, जहाँ तक उम्मीद, क्योंकि लास्ट बार फेस कर लिया, जो गलतियाँ पिछली बार की वो दोहराऊंगा नहीं। क्योंकि आर्मी वाले जो होते हैं ना वो अलग ही मिजाज के होते हैं। मैंने क्या पिछली बार बाईलैंग्वेज इंटरव्यू दे दिया, इसलिए उन्होंने लेना तो चाहते थे वो मेरे को, क्योंकि फेस रीडिंग से मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं तो आइडिया लग जाता है मेरे को। तो आइडिया लग गया कि लेना तो चाहते हैं ये मेरे को, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। बाद में रियलाइज़ किया तो बाद में मैं देखा या तो इंग्लिश में ही दो पूरा या हिंदी में दो, उनको ये बाईलैंग्वेज पसंद नहीं आया, इसलिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट पे डाल दिया था उन्होंने। फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन नहीं किया कि कॉन्ट्रैक्ट पे कोई वैल्यू नहीं है। अब फिर पेपर क्लियर किया है और फिर अब वापस से दे रहे हैं। और ध्यान रखना आप लोग भी फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो आरपीएससी, फर्स्ट प्रायोरिटी आरपीएससी दो। जून में पेपर देने के बाद अपनी सब्जेक्ट पूरा सेम है ही, और अगस्त में 10 अगस्त के आसपास नोटिफिकेशन आ जाता है उसका, सितंबर तक चलता है, फिक्स डेट है उसकी। फॉर्म भरना, 200 क्वेश्चन आते हैं, और 200 में से और कुछ नहीं आता। 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के, हिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी और एनईपी के, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के, 190 10 क्वेश्चन करंट जीके के। इसके अलावा कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। और अपनी तैयारी को बदस्तूर रखना, आरपीएससी देना, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी आरपीएससी, और महीने 2 महीने जुलाई अगस्त कंटिन्यूस रखना। और एग्जाम डेट भी बता देता हूँ, फिक्स है 24 नवंबर को होगा, फिक्स है, बदलेगा ही नहीं। और 10 दिसंबर को रिजल्ट आ जाता है, ये भी फिक्स है। मार्च में इंटरव्यू होता है और अप्रैल में ज्वाइनिंग होती है, ये भी फिक्स है। तो अपनी तैयारी को टारगेट रखना, 2025 में जॉब ले लेना, वहाँ ये सारा लफड़ा नहीं आएगा। पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड दो, फिर आराम से उसको कंटिन्यूस रखो। और 170 क्वेश्चन सब्जेक्ट के होना बहुत बड़ी बात होती है। और देखो कहाँ कौन सा रास्ता निकल जाए जानता तो नहीं, मेरे को तो किसी ने बताया, और मेरे को अच्छा लगा वो सिस्टम, क्योंकि सैलरी सेंट्रल की और वाटर वाटर सब देते हैं, रहने वहने का 2 ही लेक्चर मिलते हैं 11th-12th, बस फुल टाइम फ्री। और बढ़िया, जैसे वैशाली नगर में अपने यहाँ, वैशाली नगर में स्कूल अपने जयपुर में, नसीराबाद में, नियर बाई हैं सारे अपने पास। एनबीएस और केवीएस वाले पैटर्न पे चलता है। और आपको तो 4 ही टारगेट लेके रखना है बस, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी, अब वो संसद डिपार्टमेंट हो या आरपीएससी हो, एनवीएस केवीएस और एडब्ल्यूएस। लेक्चरर बनना है, बात खत्म, दैट्स इट, ओके। दिमाग लगाने नहीं रीड राटो में, ये ध्यान रखना। क्लियर है कि बात सबको? तो बाद में हम मिले नहीं मिले तो याद रखना कि हाँ भरना है, और डेट भी बता रहे हम पहले। और सबसे बड़ी बात पता है, गूगल पे ज़्यादा मिलता नहीं है इसके बारे में। लिंक भी तभी एक्टिवेट होता है जब फॉर्म आता है, उसका लिंक डीएक्टिवेट हो जाता है इसका अपने आप। AWES, बस AWES, हाँ, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। हाँ, 10 अगस्त के बाद कभी भी आ जाता है। होल लाइफ 40% और 50% स्कोर लाना जरूरी होता है। इतना स्कोर कर दिया होल लाइफ वैलिड स्कोर होता है। जहाँ भी जब भी जिस भी स्कूल में वैकेंसी निकलती हैं
वहाँ अपन अप्लाई कर सकते हैं। और परमानेंट वालों को तो हैंड टू हैंड दे देते हैं। दो तरह की वैकेंसी आती है इसमें, रेगुलर और फिक्स टर्म। पढ़ना आप जाके, रेगुलर और फिक्स टर्म दो तरह की आती है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट वाली होती है और एक परमानेंट वाली होती है। तो 40 और 50% स्कोर होता है। जितना ज़्यादा स्कोर होता है वो परमानेंट इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में आपको क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। और इसलिए बता रहा हूँ 170 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के हैं, हिस्ट्री पूरा, और एवरेज पेपर आता है। और ये AWES लिंक भी तभी एक्टिवेट होता है जब चाम मिलती है फॉर्म, बाद उसका नहीं मिलता है लिंक एक्टिवेट। हर सब्जेक्ट का अलग अलग पोस्टें फिक्स नहीं है, जितने एप्लीकेबल होते हैं ना, ऐसे नहीं 100-200 ना, जो क्वालिफाई कर गया वो सब एप्लीकेबल है, 40 और 50%। और AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट से संबद्ध है, रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट है, एच पर पे स्केल पेमेंट मिलता है और खूब ज़बरदस्त मिलता है। स्टार्टिंग में ही 91 के आसपास मिलता है प्रोविजन पीरियड से ही, बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है। तो ड्रीम पुल कर सकता है। और सबसे बढ़िया वर्कलोड नहीं होगा। 11-12 2 लेक्चर लिए, उसके बाद फ्री, बस 2 से 4 लेक्चर का मैक्सिमम वर्कलोड रहता है उसका। ऐसे अपने RPSC की तरह नहीं कराएंगे कि चल ये भी बना दो, ये कुछ भी नहीं जरूरत है, कुछ भी जरूरत। पढ़ लेना जाके आप अपने अपने सब्जेक्ट का, तो थोड़ा देखना, ध्यान दें। तो हमारे वेबसाइट वेब पेजेस को क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। क्या बनाता है, सिक्योर बनाता है। और वो प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP। एक प्रोटोकॉल जो बता रहा हूं, जो फर्स्ट ग्रेड में नंबर ऑफ टाइम्स पूछा है, नंबर ऑफ टाइम्स यानी 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में। TCP/IP, जिसको कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एक्चुअल नाम तो यही है TCP, एक्चुअल नाम तो यही है TCP। अब IP क्यों लगाते हैं वो मैं बताऊंगा। और IP क्या है मैं कल पढ़ा चुका हूं। एक एड्रेस है, पहले समझ ले इसको, ये बहुत काम का है, 3-4 बार पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड में ऑलरेडी। TCP/IP पहले एक मॉडल हुआ करता था। क्या हुआ करता था, मॉडल, जिसमें 4 लेयर हुआ करती थी। और इन मॉडल के द्वारा हम इंटरनेट पे क्या करते थे, कम्युनिकेशन करते थे। समय बदला तो इसको प्रोटोकॉल का राजा बना दिया। क्या बना दिया, राजा, यानी कि उसको स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोल दिया। स्टैंडर्ड यानी मानक प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बोल दिया। कौन सा, TCP। तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा हुआ, TCP हुआ। अब इंटरनेट को चला भी रहा है, इंटरनेट से हमें जोड़ भी रहा है, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, आदान प्रदान कर रहा है। और आज यही रेस्पॉन्सिबल है इंटरनेट पर सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए। समय बदला तो इसने कहा ये कम पड़ेगा हमारे लिए। क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, देखें अभी थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ध्यान दें। अब लोगों ने देखा ये कम पड़ेगा डेटा, लोग नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो हमने इसके बेसिस पे एक OSI मॉडल बना दिया। क्या बना दिया, OSI, जिसको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहते हैं। और इसमें 7 लेयर लगा दी। मैंने पढ़ाया था शायद आपको इसके बारे में, क्वेश्चन में आया है। प्यारे दोस्त, नवीन तेरी शादी पे आऊँगा। फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, सॉरी फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। 7 लेयर होती हैं। हाँ, और इनका सीक्वेंस होता है। UGC नेट में आया था, हाँ, और देखो टॉपिक नहीं दे रखा था, आया था ना। तो ध्यान से सुनना, ये मॉडल है और इस मॉडल में 7 लेयर हैं, जिसको 7 लेयर मॉडल कहते हैं। आज अगर ये मॉडल नहीं हो तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। इंटरनेट में अगर हम जुड़ रहे हैं तो इस मॉडल के बदौलत ही जुड़ रहे हैं। यहाँ 7 हैं, हमारे पेडागोजी में 8 हैं। कितनी है, 8। बस इतना सा अंतर है। तो इन 7 लेयर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कितनी, 7 लेयर्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। अब ये जो 3 लेयर हैं शुरू की, इन्हीं पर सारी नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। जितनी भी नेटवर्क डिवाइस होती हैं 3 ही लेयर पे कनेक्ट होती है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर। अब ये जो नेटवर्क लेयर है ना, इसी पर IP एड्रेस मिलता है।
तो आईपी एड्रेसिंग भी कहाँ होती है? नेटवर्क लेयर पे होती है। और ये आईपी एड्रेस मिलता है तो अपनी मर्जी से नहीं मिलता, इसको कोई ना कोई देता है, और जो प्रोटोकॉल देता है उसका नाम है डीएससीपी। क्या नाम है? डीएससीपी। आज जैसे हमारे मोबाइल में डेटा कनेक्शन ऑन किया तो तुरंत हमारा मोबाइल इंटरनेट से जुड़ गया, वर्ल्ड वाइड वेब से। अब जुड़ा तो इसका ये थोड़ी पता है शशि का कंप्यूटर है मोबाइल, तो इसको आईपी एड्रेस आ गया। आईपी एड्रेस देने का काम कौन करेगा? डीएससीपी, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या नाम है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट का प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को क्या करता है? अलॉट करता है, निर्दिष्ट करता है। आरपीएससी में एचएम के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और उम्मीद है मुझे इस साल रिपीट भी कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। कि क्वेश्चन था है कौन सा प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को निर्दिष्ट करता है, निर्दिष्ट यानी अलॉट करता है। आंसर इज डीएससीपी। तो ये आईपी का खेल खत्म कर दिया, अब बचा हुआ टीसीपी। और टीसीपी अपने आप में क्या है? एक मॉडल है। क्या है? मॉडल, जो सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये टीसीपी ने कोलैबोरेशन किससे कर लिया? ओएसआई से। और हम ओएसआई से जुड़कर क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। सातों लेयर अलग अलग अपना काम करती है लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे समझ लें एक बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं, अलग अलग फैमिली रहती है, लेकिन हम आप एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, जुड़े हुए हैं, और अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ को जी रहे हैं। ऐसे ही हर लेयर अपना अपना काम करती है। टी का मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, एस का मतलब सेशन लेयर, पी का मतलब प्रेजेंटेशन लेयर। कौन सा है? प्रेजेंटेशन। और ए का मतलब एप्लीकेशन लेयर। अब ध्यान से सुनना, इनका क्रम जो होता है, इनका जो सीक्वेंस होता है वो नीचे बॉटम टू टॉप होता है। फर्स्ट लेयर कौन सी मानी जाती है? फिजिकल लेयर मानी जाती है। अब सातों लेयर क्या काम करती है? ध्यान से सुनना। कनेक्शन किस प्रकार से जुड़ा है? वायर्ड या वायरलेस? वो फिजिकल के लिए। डेटा किस फ्रेम में है? तो डेटा का फ्रेम कौन बनाती है? डेटा लिंक लेयर। आईपी एड्रेस कौन देता है? नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर पे जाके हम जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान। तो जो भी व्हाट्सएप पे भेजते हो, हाय हेलो, इधर उधर जो डेटा इधर उधर भेजते हो, वो सारा कौन ले जाती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर ही है जो डेटा का आदान प्रदान करती है। थोड़े टाइम पहले आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चल रहे थे, हैंग हो गए थे थोड़े टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट को क्या नहीं कर पाई? वेरीफाई नहीं कर पाई। और सो ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स और डेस्टिनेशन पॉइंट को वेरीफाई करती है, देन डेटा को क्या करती है? ट्रांसफर करती है। सोर्स पॉइंट से उठाती है और डेस्टिनेशन पॉइंट पर भेजती है। तो इस कारण ओएसआई मॉडल का हार्ट कहा जाता है किसको? ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ओएसआई मॉडल का हार्ट है जो पूरे डेटा को क्या करता है? ट्रांसमिट करने का काम करता है। सेशन लेयर आपके कनेक्शन को मेंटेन करता है। आपने देखा कभी नेट कनेक्ट करते हो और यहाँ ट्राइंगल का निशान आ जाता है, इंटरनेट कनेक्टेड लेकिन इंटरनेट चल नहीं रहा होता है, येलो कलर का ट्राइंगल सिंबल आता है। यह मोबाइल में कनेक्टेड दिखाता है लेकिन चल नहीं होता है, क्योंकि वो सेशन लेयर उसको मेंटेन कर रही होती है। कनेक्शन तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वो कौन करती है? सेशन लेयर करती है। तो कनेक्शन को मेंटेन या मैनेज करने का काम कौन करती है? सेशन लेयर करती है। प्रेजेंटेशन लेयर डेटा को प्रेजेंट करती है कि हम क्या भेजना चाहते हैं, और जिससे थ्रू भेजना चाहते हैं वो यूजर से जुड़ा रहता है, एप्लीकेशन से। तो यूजर कहाँ जुड़ा रहता है? एप्लीकेशन लेयर पे जुड़ा रहता है। और एप्लीकेशन लेयर ही यूजर के सबसे नियरेस्ट होती है, इस कारण एंड यूजर लेयर भी कहते हैं। आप जो भी भेजते हो, मेल, फेल, व्हाट्सअप प्रोटोकॉल, वेब ब्राउजर, ये सब किस पे कनेक्ट होते हैं? एप्लीकेशन लेयर पे कनेक्ट होता है। सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान। एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है कि इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल कौन सा है? आंसर इज टीसीपी। ये ध्यान रखना, इंटरनेट को चला कौन रहा है? टीसीपी प्रोटोकॉल चला रहा है। और आपके पेपर में 3-4 बार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने 3-4 बार आया हुआ है, क्योंकि जितनी एग्जाम में आया हो उतनी बार मैंने आपको इस एग्जाम में ये दे दिया। हर बार एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन संख्या भी बता दूं मैं आपको। क्वेश्चन संख्या टेस्ट पेपर की होगी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। हाँ, टीसीपी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 20। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 56 तो एसएमटीपी का था। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92। अब आप देख लो, यही क्वेश्चन 3-4 बार ऑलरेडी पूछा हुआ है। कौन? टीसीपी पे। क्वेश्चन नंबर 92। अब क्लियर हो गया? लिखाऊंगा बढ़िया, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल लिखाऊंगा इसको, तो ये प्रोटोकॉल हमारा लिखो। टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल।
ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखो, यह है इंटरनेट का स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड यानी मानक, यह है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यह है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यह है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से इंटरनेट के उपयोग को, जिसकी सहायता से इंटरनेट के उपयोग को सुव्यवस्थित व सुगम बनाया जाता है, जिसकी सहायता से इंटरनेट के उपयोग को सुव्यवस्थित व सुगम बनाया जाता है। सुगम यानी सरल, सुव्यवस्थित व सुगम या सरल बनाया जाता है। अगला लिखना DHCP, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अलॉट करता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अलॉट करता है, इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस अलॉट करता है। नोट डाल के लिख दो यहाँ पे ही, नोट डाल के लिखना OSI, OSI मॉडल, OSI मॉडल, OSI मॉडल 7 लेयर मॉडल है, OSI मॉडल 7 लेयर मॉडल है, 7 लेयर मॉडल है। सातों के नाम लिख दो, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, और बॉटम से टॉप चलेगा और ये हमारी फर्स्ट लेयर होगी। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, बढ़िया उल्टा मत लिखो, फिजिकल लेयर हमेशा बॉटम में आएगी। फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर टॉप में, बॉटम से टॉप चलेगा हमेशा, क्रम चेंज नहीं कर सकते। कल आईसीटी को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। इनका क्या पूछा था गुड़िया, नेट में कुछ सीक्वेंस पूछा था, लिख दे दूसरी जगह लिखूं। एक ईमेल का आया होगा, एक ई गवर्नेंस का आया होगा, किसका आया था? अच्छा मैचिंग, वो तो मिलान वाला तो आएगा ही। क्वेश्चन सही हो गए होंगे सारे आपके, हैं नहीं हुए? तो मैं तो 5-7 दिन ही तो पढ़ाया था मुश्किल से, अब 5 दिन पढ़ा के 5 क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूँ, और क्या चाहिए। 7 है, लास्ट वाली एप्लीकेशन है, ए यानी एप्लीकेशन ले, एप्लीकेशन। हाँ आप भी समझाएं, मैं दे दूंगा इसका लिखा हुआ यूजेस, हालांकि आपको नहीं आएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि हाँ
कनेक्शन वायर्ड है कि वायरलेस है, फिजिकल पे जुड़ोगे। डेटा का फ्रेम कैसा है, ऑडियो है, वीडियो है, टेक्स्ट है, वो कौन डिफाइन करेगा, डेटा। आईपी एड्रेस कौन देगा, नेटवर्क लेयर। आईपी एड्रेसिंग होती है वो कहाँ होगी, नेटवर्क लेयर। डेटा को सोर्स पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट पे भेजेगा वो ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क कनेक्शन को मेंटेन करेगा वो सेशन लेयर। डेटा को प्रेजेंट करेगा वो प्रेजेंटेशन लेयर। और यूजर जोड़कर भेजेगा वो एप्लीकेशन लेयर। ये याद रखना बरवली, इतना पूछा जा सकता है, इतना नहीं पूछा जा सकता। वो ऐसा ही मॉडल तक तो पहुंचे नहीं, लेकिन यूजीसी नेट में पूछ लिया है तो आपको पता होना चाहिए, जबकि यूजीसी नेट में भी टॉपिक नहीं दे रखा है, फिर भी पूछ गया वहां से। क्लियर। क्योंकि टीसीपी की बात करें तो ओएसआई की बात आएगी आएगी, इसके बिना अधूरा है। तो ध्यान दें, ये बात कर रहे थे प्रोटोकॉल की। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो देखें 5-7 क्वेश्चन देखते हैं और फिर चर्चा करेंगे आगे। डेली डेली 5-7 क्वेश्चन देखेंगे और ये प्रिंट आउट करके मैं आपको प्रोवाइड भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, उल्टा पढ़ेंगे। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की। अब ध्यान से सुनना, दो रियलिटी होती है, एआर और वीआर। आरएस का क्वेश्चन था, रीट में उठा के दिया। ये जितने भी क्वेश्चन है रीट के हैं 2022 के, अलग अलग शिफ्टों में पाए हुए पेपरों को कलेक्ट करके और आपके यहाँ क्वेश्चंस दे दिए हैं। 9 शिफ्ट के पेपर मेरे को मिल गए थे, तो 9 के 9 क्वेश्चन मैंने 5-5 आए थे हर शिफ्ट में, और उठा के 45 क्वेश्चन रेडी कर लिए आपके। आप पता भी नहीं और रीट गए तो हो सकता है उठा के भी दे दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। दो प्रकार की रियलिटी होती है, एआर और वीआर। आर्गुमेंट रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। तो जब से मेटा आया, वर्चुअलाइजेशन आया, तब से वीआर चल रहा है, सब कुछ इमेजिन पे। तो वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत किस व्यक्ति ने की, उसका इन्वेंटर पूछ लिया। चारों ही नहीं है, चारों ही नहीं है। ये रीड का क्वेश्चन है, लेवल चेक कर लेना आप अपना, चारों ही नहीं है। अगला, बस ट्री में प्रयुक्त होने वाले मीडियम एक्सेस कंट्रोल किस तकनीक पर आधारित है। अब बस टोपोलॉजी पढ़ाई हमने, कौन सी पढ़ाई, बस टोपोलॉजी। अब टोकन रिंग, मैक, एमसीसी, टोकन बस, अनुरित। अब हमने कहा जो भी मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक टेक्निक इज यूज फॉर बस टोपोलॉजी। तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल को क्या कहेंगे, मैक एड्रेस। क्या कहेंगे, मैक एड्रेस। लेकिन इसने एड्रेस नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है, मैक लिखा है। क्या लिखा है, मैक। क्लियर बात सबको। तो उस कंडीशन में आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, निम्न में से डिजिटल करेंसी कौन सी है। बहुत सिंपल। अब जो जानते हैं उन्होंने आंसर दे दिया, टेक्निकल वर्ड सुन रहा कहते, जिन्होंने नहीं है वो नहीं सुना। अब बहुत सा ईथरम होती है, लिब्रा होती है, फेसबुक की है। ऐसी करेंसी जो दुनिया में है लेकिन हमारे पास नहीं है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी। चर्चाओं का विषय था तो पूछ लिया डिजिटल करेंसी कौन सी है, तो बिटकॉइन बहुत फेमस करेंसी है। कौन सी, बिटकॉइन बहुत कॉमन है, चलती रहती है। एक ईथरम होती है, एक हमारे लिब्रा फेसबुक की है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी के नेम है। तो ऐसा क्वेश्चंस आपके पूछा। नेक्स्ट, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नुकसान है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिलते हैं उनका नुकसान क्या है। कस्टमाइज किया जा सकता है, उच्च गुणवत्ता का सॉफ्टवेयर है, यह फ्री है, त्रुटि हो सकती है, कोई किस्म में तो जांचा नहीं जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, फायरवॉल, इंटरनेट की वॉल, बताया मैंने आपको। फायरवॉल आया था फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी नेट में था, आएगा ही। हाँ। ऑथेंटिकेशन, डेटा ट्रांसमिशन, मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी। ऑथेंटिकेशन क्या आएगा, ऑथेंटिकेशन आपको पता है इंटरनेट की वॉल होती है एक, इंटरनेट की क्या होती है, दीवार। जो भी डेटा जाता है उसको चेक करता है और क्या आया उसको भी चेक करता है, दिखाया था डायग्राम में आपको। तो वो क्या है, हमारे यूजर को क्या करता है, रिक्वेस्ट को चेक करता है चेक पॉइंट पर। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन के काम आता है, किसके, ऑथेंटिकेशन। लिखो मत दोस्त, प्रिंट करा के रेडी रख रखे दे दूंगा। हाँ। नेक्स्ट, एसक्यूएल एक कमांड है। अब इसमें एसक्यूएल में क्या पूछ लिया, इंडेक्स को हटाने के काम आता है, यूजेज पूछ रहे कमांड का। अब एसक्यूएल का रीड से क्यों दूर दूर तक लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया। अब एसक्यूएल इन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है। और इंडेक्स को हटाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं। अब जनरली डिलीट का यूज करोगे ना, लेकिन आंसर आएगा रिमूव इंडेक्स। क्या आएगा, रिमूव इंडेक्स। क्लियर।
ऐसा क्वेश्चंस पूछा है। और देखें, 1 पेटाबाइट अब तो बता दो। 1024 टेराबाइट बराबर है 1 पीबी। ये कोई ताकत नहीं रोक सकता ऐसा क्वेश्चन आने से। नेक्स्ट, कैश मेमोरी को कहां कहां लगाया जाता है? सीपीयू है मेन मेमोरी के बीच में। किसमें? सीपीयू है मेन मेमोरी के बीच में। आफ्टर दैट, ये आपका क्वेश्चन नहीं था, एमएस वर्ड में नहीं था। चलो अभी 38 करेंगे, ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन आ गया है, इस पर बात करें। एक ये देख ले, 34वां देखें। पॉस कौन सा सिस्टम का प्रकार नहीं है? पॉइंट ऑफ सेल बोलते हैं पॉस को। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल। जिस पॉइंट पर हमारी सेल की जाती है, पॉइंट ऑफ सेल। डेटा पॉस, क्लाउड पॉस, मोबाइल पॉस, टर्मिनल पॉस। अरे मोबाइल में तो पॉस चलता ही है, पॉइंट ऑफ सेल नहीं है। पूछा नहीं है। क्लाउड, मोबाइल और टर्मिनल। अरे टर्मिनल पे बड़े बड़े शोरूम है, ये जुड़े टर्मिनल से तो जुड़े हुए हैं। बड़े बड़े शोरूमों के सिस्टम क्या बन जाते हैं? टर्मिनल बन जाते हैं। पॉस यानी पॉइंट ऑफ सेल, जहां हमारे डेटा को सेल किया था। क्लाउड पे नहीं करते हैं। किस पर? क्लाउड। क्लाउड पे सिर्फ स्टोरेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। क्या करेंगे? क्लाउड स्टोरेज। ऐसे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे और चर्चा करेंगे आगे। चलो अभी इतना ही, बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, डेली 5-5, 7-7 क्वेश्चन देख लेना, पूरे 45 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे और आपको प्रिंट आउट करके आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।